हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा चल रही है चोल साम्राज्य पर, जिसमें कि हमने कल जो है राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ा था। राजेंद्र प्रथम के बारे में यानी कि उसके जो संबंधित उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्लस जो राजराज प्रथम की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में भी हमने आपसे डिटेल में जो है डिस्कशन किया हुआ था। तो आज हम जो है लेके आए हैं क्या, राजेंद्र प्रथम की विजय। राजेंद्र प्रथम ने कौन कौन सी विजय की व राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो राजेंद्र प्रथम है तो वो राजराज प्रथम का पुत्र था। ये जो राजराज प्रथम था, इसने भी क्या किया था, अपने शासन काल में ही यानी अपने जीवित रहते हुए ही अपने पुत्र को जो है युवराज घोषित किया था। तो अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए 25 इयर्स पहले ही राजेंद्र प्रथम ने भी अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को जो है युवराज घोषित कर दिया था और इन दोनों पिता पुत्र ने मिल करके जो है शासन किया था। कल मैंने यहाँ तक आपसे डिटेल में चर्चा किया था। तो आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष राजेंद्र प्रथम की विजय, कि राजेंद्र प्रथम ने कौन कौन सी विजय की। तो अगर देखा जाए चोल साम्राज्य के अंतर्गत राजेंद्र प्रथम भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहता है और इसकी उपलब्धियां भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और विजय भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण जो है इसकी मायने रखती हैं। तो चलिए हम चल रहे हैं, आज जानने की कोशिश करते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने कौन कौन सी विजय की और उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली चीज तो राजेंद्र प्रथम की विजय एक एक करके हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं कि कौन कौन सी विजय की और सबसे पहले उसका सामना किससे हुआ। तो अगर हम विजयों की बात करते हैं, राजेंद्र प्रथम की विजयों की बात करते हैं, तो राजेंद्र प्रथम ने जो है सबसे पहले कल्याणी के चालुक्यों के साथ पहला अभियान किया था। यानी कि जब ये राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो सबसे पहली बार सामना किससे हुआ, तो कल्याणी के चालुक्यों के साथ हुआ और यही इसका पहला अभियान भी था और ये जो है अपने अभियान में सफल भी हुआ। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जो दूसरा आता है तो सिंघल विजय या श्रीलंका विजय। हमने आपको बताया था कल कि राजराज प्रथम ने भी क्या किया था, सिंघल अभियान किया था। लेकिन जो राजराज प्रथम ने भी सिंघल अभियान किया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं जीता था। उसका उसका जो भरपाई मतलब जो रह गया था, बचा कुचा कार्य जो रह गया था आधा अधूरा, तो उसको पूरा किया किसके, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरा किया। तो इसने जो सिंघल विजय या श्रीलंका विजय की, तो जो राजराज प्रथम था तो इसने संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता था, श्रीलंका का कुछ ही भाग जीता था। लेकिन ये जो राजेंद्र प्रथम था तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था और यहाँ के शासक, यहाँ का समकालीन शासक कौन था, महेंद्र पंचम था और इसको बंदी बना करके लाया था। तो चलिए हम इस पे भी डिस्कस करते हैं कि सिंघल विजय के अंतर्गत उसने क्या क्या किया। तो शासन के सबसे पहली चीज क्या, कि इसने शासन के 5वें वर्ष जो है सिंघल विजय की। कि कौन से वर्ष, तो शासन के 5वें वर्ष राजेंद्र प्रथम ने सिंघल विजय की। सिंघल विजय अगर नहीं दे रहा है, श्रीलंका विजय नहीं दे रहा है, अगर ईल मंडलम विजय दे रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे श्रीलंका विजय कहे चाहे सिंघल विजय कहे, इसका मतलब एक ही होता है, या फिर ईल मंडलम कहे, क्या, ईल मंडलम। जो ईल मंडलम है तो श्रीलंका विजय से ही हम इसको जोड़ देंगे। तो जो ईल मंडलम है तो हमने क्या जाना कि सिंघल विजय या श्रीलंका विजय या ईल मंडलम, बात एक ही होगी। ठीक है। अब इस समय अगर हम बात करते हैं कि श्रीलंका का शासक कौन था, तो श्रीलंका का शासक जो है महेंद्र पंचम था। इस महेंद्र पंचम को क्या करता है, ये बंदी बना करके लेके आता है, महेंद्र पंचम को बंदी बना करके लेके आता है और बंदी बनाने के बाद में इसको 12 वर्ष तक कारागार में डाल करके रखता है और 12वें वर्ष इस महेंद्र पंचम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ। तो अगर बात करता है कि जब राजेंद्र प्रथम ने जो है अटैक किया श्रीलंका पर यानी ईल मंडलम पर,
तो वहां का समकालीन राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम का समकालीन राजा तो महेंद्र पंचम था। इस महेंद्र पंचम को ये बंदी बना करके लेके आता है, 12 वर्ष तक कैद में रखता है और इसके बाद में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस ईल मंडलम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इस राजेंद्र प्रथम की इस विजय का उल्लेख महावंश में मिलता है और कहां पर मिलता है? और करंदई ताम्रपत्र में मिलता है। कहां पर मिलता है? महावंश में और करंदई ताम्रपत्र। करंदई ताम्रपत्र किसका है? तो इन्हीं का है, राजेंद्र प्रथम का ही है। क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं कि अगर ईल मंडलम का राजेंद्र का जब राजेंद्र ने अटैक किया तो इसका समकालीन शासक महेंद्र पंचम था और ईल मंडलम की विजय का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो महावंश में और किसमें? करंदई ताम्रपत्र में, जो कि राजेंद्र प्रथम का है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आता है, ये कंप्लीट हुई सिंघल विजय या ईल मंडलम विजय या फिर श्रीलंका विजय। अब हम चलते हैं किस तरफ? अब हम चल रहे हैं पूर्वी भारत अभियान या गंगा घाटी अभियान। दूसरी अगर इसकी विजय की बात करते हैं तो जो दूसरी विजय है राजेंद्र प्रथम की, तो पूर्वी भारत अभियान या गंगा घाटी अभियान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी भारत अभियान या फिर गंगा घाटी अभियान के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इस समय का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक जो है पाल वंशी महिपाल था। कौन था? पाल वंशी महिपाल था। अब इसके बाद में नेतृत्वकर्ता की अगर बात करता है कि जब राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर अटैक किया पूर्वी भारत पर, तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका पुत्र था, राजेंद्र प्रथम का पुत्र था कौन? विक्रम चोल था, जो कि इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। और अगर सेनापति की बात करता है तो सेनापति कौन था? तो सेनापति था दंडनाथ। क्लियर हुआ? इसको एक ही नहीं समझना है इसमें कि अगर जो नेतृत्वकर्ता पूछता है तो इसका पुत्र था, कौन था? उसका नाम क्या था? विक्रम चोल। अगर सेनापति पूछता है तो सेनापति कौन होता है? दंडनाथ होता है। अब इसका कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा इस उत्तर भारत में अटैक करने का। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बंगाल से गंगा जल लेकर के आना। इसका ये प्रमुख उद्देश्य था किसका? गंगा घाटी अभियान का या पूर्वी भारत अभियान का। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सबसे पहली चीज एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहेंगे आपको कि अगर नेतृत्वकर्ता पूछता है तो नेतृत्वकर्ता कौन होता है? नेतृत्वकर्ता होता है राजेंद्र प्रथम का पुत्र विक्रम चोल। और अगर सेनापति पूछता है तो सेनापति कौन होता है? दंडनाथ होता है। इसको एक ही नहीं जोड़ना। इसमें स्टूडेंट करता क्या है कि जो नेतृत्व, वो सोचता है एग्जाम के टाइम कि जो नेतृत्व करता होता है वही सेनापति होता है, लेकिन नहीं, ये इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। इसका नेतृत्व करता कोई और होता है और सेनापति कोई और होता है। उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो उद्देश्य इसका था बंगाल से गंगा जल को लाना। क्लियर हुआ? और यहाँ का समकालीन शासक कौन था राजेंद्र प्रथम का? तो समकालीन शासक था पाल वंशी महिपाल। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में इस अभियान की सफलता के बाद क्या होता है? त्रिचनापल्ली के समीप जो है ये क्या करता है? गंगईकोंडचोलपुरम राजधानी स्थापित करता है। क्या करता है? यहाँ पर पूर्वी भारत अभियान में जब ये अभियान करता है तो इसको विजय प्राप्त होती है। और जब इसको विजय प्राप्त होती है तो ये करता क्या है कि त्रिचनापल्ली के समीप जो है इसी उपलक्ष्य में गंगईकोंडचोलपुरम में जो है क्या करता है? राजधानी स्थापित करता है। और यहीं पर जो है चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाता है। क्लियर हुआ? यहीं पर जो है चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाता है। और क्या करता है? विजय स्तंभ स्थापित कराता है और उपाधि क्या धारण करता है? गंगईकोंड। ये जो विजय स्तंभ स्थापित करता है तो जो बंगाल से जो गंगा जल लेकर के आता है तो उससे जो है कायदे से उसको धुलवाता है, तब यहाँ पर जो है क्या करवाता है? विजय स्तंभ स्थापित करवाता है। तो ये थी क्या? पूर्वी भारत अभियान। एक चीज और छूट रही है, उसमें क्या है? एक छूट क्या रही है कि जब ये जो है अटैक करता है पूर्वी भारत अभियान पर,
तो यहाँ जब अटैक करता है तो जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं वो भी इसके साथ जाते हैं। कहाँ पर? पूर्वी भारत अभियान या गंगा घाटी अभियान पर। तो ये होते तो ब्राह्मण हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं कि ये ब्राह्मण जब पहुंचते हैं तो वहां पर स्थायी रूप से वहां पर बस जाते हैं और ये पेशा कौन सा अपना लेते हैं? क्षत्रियों का, यानी कर्म से ये क्षत्रिय हो जाते हैं। कौन? दक्षिण भारत के ब्राह्मण। तो जब कर्म से ये ब्राह्मण हो सॉरी क्षत्रिय हो जाते हैं तो ये किस रूप में उभर करके आए, किस नाम से उभर करके आए? तो ये ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से उभर करके आए। यानी कि इस राजेंद्र प्रथम के पूर्वी अभियान में जो ब्राह्मण दक्षिण भारत के ब्राह्मण जाते हैं वहां पर अभियान करने बंगाल पर, वहीं पर स्थायी रूप से बस जाते हैं और उनका वो पेशा क्या अपना लेते हैं? क्षत्रिय। इसलिए वो कहलाते क्या हैं? ब्रह्म क्षत्रिय। क्लियर हुआ? इन्हीं ब्रह्म क्षत्रियों में से एक व्यक्ति निकल करके आता है। कौन? सामंत सेन। सामंत सेन जो निकल करके आता है तो वही जो है यहाँ पर बंगाल में जो है सेन वंश की स्थापना करता है। आगे चल करके सेन वंश जो है स्थापित करता है। तो वो किनका रूप कहेंगे? हम इन ब्रह्म क्षत्रियों का ही रूप होते हैं, यानी ब्रह्म क्षत्रियों की ही एक ब्रांच होती है जो कि बंगाल में सेन वंश के नाम से शासन करता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में क्या है कि एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि ये जब बंगाल पर अटैक करता है तो यहाँ पर क्या करता है कि विजय प्राप्त कर लेता है। विजय प्राप्त करने के बाद त्रिचनापल्ली के समीप गंगई कोंडचोलपुरम राजधानी स्थापित करता है और राजधानी स्थापित करने के बाद में यहीं पर चोलगंगम नामक तालाब बनवाता है और जिससे जो है सिंचाई आराम से सुविधा से हो सके। और क्या करता है? एक विजय स्तंभ भी यहीं पर स्थापित करता है और गंगई कोंड उपाधि भी धारण करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूर्वी अभियान के अंतर्गत इसने क्या क्या किया। क्लियर हुआ? अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना कठिन इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आप पुनः एक बार फिर से अगर इस लेक्चर को सुन लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब तीसरे अगर हम बात करते हैं कि तीसरी जो इसकी विजय है तो वो कौन सी है? केरल एवं पांड्य विजय। तो इसने केरल एवं पांड्य विजय भी किया था। तो वो कब किया था? 1018 में इसने केरल विजय किया। इसके बाद में जो है क्या किया? इसने पांड्य विजय किया। क्लियर हुआ? 1018 में इसने केरल विजय प्राप्त की और इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है पांड्य विजय प्राप्त की। इसके बाद में यहाँ का सेनापति कौन था? तो जो पहले यानी कि सिंघल विजय का जो सेनापति था, सॉरी पूर्वी अभियान में जो सेनापति था, वही जो है केरल एवं पांड्य विजय को भी प्राप्त कराने में जो है सेनापति किसको रखा था? तो दंडनाथ को रखा था। क्लियर हुआ? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर क्या आता है? तो चौथे नंबर पर आता है जो है श्री विजय के विरुद्ध अभियान। क्या आता है? श्री विजय के विरुद्ध अभियान। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो श्री विजय का उल्लेख की बात करते हैं कि आखिरकार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इस विजय का उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में मिलता है। और इसमें उल्लिखित क्या किया गया है? किसमें? इस तिरुवालंगाडु अभिलेख में राजेंद्र के बारे में उल्लिखित किया गया है कि राजेंद्र जो है कटाह द्वीप के अतिरिक्त 11 राज्यों व द्वीपों को जीता था। कटाह द्वीप को तो जीता ही था, कटाह द्वीप को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? कंडारम भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कंडारम भी कहते हैं। तो इस कटाह द्वीप को तो उसने जीता ही था, इसके अलावा इसने 11 द्वीपों एवं राज्यों को भी विजित किया था। क्लियर हुआ? इस समय अगर हम बात करते हैं कि राजेंद्र प्रथम का समकालीन शासक कौन था? तो यहाँ का समकालीन शासक था संग्राम विजय। क्लियर हो गया ना? संग्राम विजय तुंगवर्मन, पूरा नाम क्या था? संग्राम विजय तुंगवर्मन। तो इस तरह से इसने क्या किया? श्री विजय के विरुद्ध जो है अभियान किया। श्री विजय के विरुद्ध के अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्लेख कहाँ पर दिया गया है? तो तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में दिया गया है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें उल्लिखित किया गया है
कि राजेंद्र प्रथम ने कटाह द्वीप के अतिरिक्त 11 द्वीपों व अन्य राज्य या फिर वह अन्य द्वीपों को भी जीता था। और क्या था, इस समय यहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ का शासक था संग्राम विजय तुंगवर्मन। ओके, क्लियर हुआ। और कटाह द्वीप भी जीता था। कटाह द्वीप को तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, तो कटाह द्वीप को जो है तमिल भाषा में जो है कंडारम बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसने वेंगी राज्य के साथ में भी कुछ हस्तक्षेप किया था। इस वेंगी राज्य में जो है अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया था, क्योंकि ऑलरेडी इस समय इसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा फैल रही थी कि इसके जो पड़ोसी राज्य थे वो डर रहे थे। तो वेंगी राज्य में इसने हस्तक्षेप क्या किया था कि वेंगी राज्य में हस्तक्षेप करके वहां पर अपने भांजे को जो है वहां की गद्दी पर बिठाया था और अपनी पुत्री का विवाह इसके यानी कि अपने भांजे के साथ कर दिया था। तो ये था, इसने किसके साथ हस्तक्षेप किया था, तो ये वेंगी राज्य के साथ में इसने जो है हस्तक्षेप किया था। अब इसके बाद में हम पढ़ते क्या है, इस तरह से हमने कंप्लीट क्या किया इसकी विजय, किसकी, राजेंद्र प्रथम की विजय। ये श्री विजय विरुद्ध के अभियान। और 5वां नंबर आप डाल लीजिए वेंगी राज्य में हस्तक्षेप। क्या, वेंगी राज्य के साथ हस्तक्षेप, 5वें नंबर पर डाल लीजिएगा ये हेडिंग। ओके, साथ हस्तक्षेप। तो आई होप समझ गए होंगे। वेंगी राज्य के साथ हस्तक्षेप इसने क्या किया था, अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठा करके उससे अपने भांजे के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अब इसके बाद में हम चलते हैं, राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां कौन कौन सी थी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब इसने पूर्वी भारत अभियान किया तो इसने क्या किया था, गंगईकोंडचोलपुरम जो है इसने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि गंगईकोंडचोलपुरम नवीन राजधानी का निर्माण किया था और यहाँ पर क्या किया था, इसी नाम से यहाँ पर जो है एक शिव मंदिर भी बनवाया था। क्लियर हुआ, यहीं पर इसने जो है एक शिव मंदिर भी बनवाया था। और क्या किया था, सिंचाई हेतु इसने चोल गंगम तालाब का निर्माण किया था। ये कब की बात है, ये जब अभियान कर रहा है पूर्वी भारत अभियान और कौन सा गंगा घाटी अभियान कर रहा है, ये तब की बात है कि जब ये अटैक करता है तो यहाँ का शासक कौन होता है, महिपाल। तो पाल वंशी महिपाल होता है, इसको हराता है। इसको हराने के बाद में करता क्या है कि राजधानी परिवर्तित कहाँ पर करता है, तो गंगईकोंडचोलपुरम में राजधानी परिवर्तित करता है। प्लस यहाँ पर क्या करता है, इसी नाम से एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराता है। यहीं पर एक विजय स्तंभ भी स्थापित कराता है। और क्या करता है, विजय स्तंभ स्थापित करने के बाद में चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करता है और इसी के उपलक्ष्य में वो गंगईकोंड की उपाधि भी धारण करता है। ओके, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। अब इसके बाद में जो है इसने सबसे बड़ी चीज, इसकी उपलब्धि क्या थी, तो कि इसने इसकी उपलब्धि में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि इसने अपने राज्य के अंतर्गत वैदिक रीति से क्या किया था, वैदिक रीति से संस्कृत पाठशाला स्थापित किया था। यानी पाठशालाएं तो थी लेकिन जो वैदिक रीति से जो शिक्षाएं दी जा रही थी तो वो चीज नहीं हो रही थी। तो इसने वैदिक रीति से जो है संस्कृत पाठशाला स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था, राजेंद्र प्रथम ने स्थापित किया था। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद में अगली क्या है, इसके खर्च के लिए इसने 45 वेली भूमि दान में भी दी थी। पाठशाला तो इसने स्थापित कराई लेकिन पाठशाला को चलाने के लिए खर्चा चाहिए ना, तो खर्चे के लिए इसने क्या किया था, 45 वेली भूमि जो है दान में दी थी। आप सोच रहे होंगे कि वेली क्या है, तो उस समय चोल शासन के अंतर्गत वेली जो है भूमि माप की इकाई होती थी। जैसे आज के टाइम पर है ना कि 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा, तो इस तरह से बीघे की जगह 45 वेली भूमि जो है इस विद्यालयों के खर्च के लिए इसने दान में दिया था। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि राजेंद्र प्रथम ने जो है क्या किया था कि चीन में 2 बार जो है व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे। क्या भेजा था, व्यापारिक दूत मंडल भेजा था। एक भेजा था
1020 में और दूसरा भेजा था 1033 में। कब भेजा था? एक भेजा था 1020 ईस्वी में और दूसरा भेजा था 1033 ईस्वी में। इसके बाद में क्या किया है? इसने कई प्रकार के सोने के, चांदी के, तांबे के मुद्राएं भी चलाई हैं। यानी एक ही प्रकार की नहीं, कई प्रकार की उसने मुद्राएं भी चलाई हैं। और उन मुद्राओं में जो है सबसे प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी थी? फनम थी। और इसी फनम मुद्रा पर जो है, फनम नामक मुद्रा पर इसकी उपाधि कौन सी मिलती है? तो युद्धमल की उपाधि मिलती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो है इसकी उपलब्धियां थी, किसकी? राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां थी। तो राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। तो राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां, सबसे पहले क्या होगा कि गंगईकोंडचोलपुरम नामक राजधानी बनाई। यहीं पर इसने विजय स्तंभ भी स्थापित किया और इसी नाम पर यहाँ पर जो है शिव मंदिर का निर्माण कराया और विजय स्तंभ का निर्माण कराया। और इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि पूर्वी गंगा घाटी अभियान के सफलता के उपलक्ष्य में इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में गंगई सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। प्लस क्या किया? वैदिक रीत से पाठशाला भी स्थापित कराए और उसके खर्च के लिए 45 वेली भूमि जो है दान में दिया। और क्या किया कि राजेंद्र प्रथम ने चीन में जो है 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजे। और क्या हुआ है कि इसने कई प्रकार के मुद्राएं चलाई, जैसे सोने, चांदी, तांबा की मुद्राएं चलाई। और एक फनम नाम की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें राजेंद्र प्रथम की जो है युद्धमल की उपाधि मिलती है। तो आज के लिए जो है इतना ही है राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों तक। राजेंद्र प्रथम से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन थे या जो भी बनने वाले क्वेश्चन थे, हमने आपके साथ एक एक करके डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट डे हम इसका पुत्र जो है राजा धीराज गद्दी पर बैठता है, उसके बारे में या फिर उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, जो भी उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार ये अवश्य कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करना है तो आपको स्टडी कंटिन्यू करना होगा। ओके, उसमें आपको नहीं जाना है कि अभी एग्जाम तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम को होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी में लगे रहना है और क्या करना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।